नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज का विषय है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे हम राधा कृष्णन कमीशन भी कहते हैं, की प्रमुख सुझाव एवं सिफारिशें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 अगस्त 1949 को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की, जो लगभग 747 पृष्ठ का था। इस रिपोर्ट में आयोग ने कुछ सुझाव दिए, जिसमें पहला सुझाव है विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में। आयोग ने भारतीय परंपराओं एवं वर्तमान परिस्थितियों तथा राष्ट्र की भावी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया, जिसमें पहला उद्देश्य विश्वविद्यालय को चाहिए कि देश के नागरिकों में ऐसे गुणों का विकास करें कि वे राजनीतिक, प्रशासकीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में नेतृत्व कर सकें। दूसरा उद्देश्य था कि विद्यार्थियों में ऐसे गुणों का विकास होना चाहिए कि वे भविष्य में अच्छे नागरिक बनकर जनतांत्रिक प्रणाली को सफल बनाने में अपना सहयोग दे सकें। तीसरा उद्देश्य शिक्षा के द्वारा ऐसे नेताओं का जन्म होना चाहिए जो दूरदर्शी, बुद्धिमान तथा साहसी हों, जिससे वे समाज सुधार तथा वांछित सामाजिक परिवर्तन में हाथ बटा सकें। शिक्षा का चौथा उद्देश्य जीवन और ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में समन्वित स्थापित करने से था। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में जो भी विषय पढ़ाए जाएं, वे पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग हों। इसके लिए सानुबंधित पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाए। पांचवा उद्देश्य था कि जब नागरिकों को विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाए तो उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे वे अपने देश की संस्कृति, सभ्यता का संरक्षण एवं संवर्धन करने की योग्यता प्राप्त कर सकें। आयोग ने अपने संस्तुति में शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में छठा उद्देश्य निर्धारित किया कि छात्रों के मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। अगला उद्देश्य था साहित्य व्यक्ति में मानवीय भावनाओं का संवर्धन एवं परिवर्धन करता है, अतः विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में साहित्य के अध्ययन की व्यवस्था होनी चाहिए। और अंतिम उद्देश्य था वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत से संबंधित था। इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं के विकास के लिए, विश्व बंधुत्व की भावनाओं के विकास के लिए प्राचीन काल से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। राधाकृष्णन आयोग ने अपनी संस्तुति में अध्यापक वर्ग के संबंध में भी कुछ सुझाव दिए। इसमें पहला सुझाव का अध्यापक की पदोन्नति न केवल ज्येष्ठता के आधार पर होनी चाहिए, अपितु योग्यता के आधार पर भी होनी चाहिए। दूसरा सुझाव अध्यापक वर्ग के संबंध में कि प्रत्येक अध्यापक के लिए भविष्य निधि की उत्तम सुविधा दी जाए। तीसरा सुझाव अध्यापक की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष हो और यदि वे चाहें और स्वस्थ रहें तो 64 वर्ष तक कार्य करने की अनुमति उन्हें प्रदान की जाए। चौथा सुझाव कि प्रत्येक अध्यापक को अध्ययन के लिए एक बार में 1 वर्ष का अवकाश और संपूर्ण सेवा काल में 3 वर्ष का अवकाश स्वीकृत किया जाए। अगला जो सुझाव था अध्यापक वर्ग के संबंध में वो था कि प्रत्येक अध्यापकों से सप्ताह में अधिक से अधिक 18 घंटे का अध्यापन कार्य कराया जाए। और आखिरी सुझाव था कि यदि विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं अध्यापकों के मध्य किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उसे निपटाने के लिए न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जाए। जहाँ तक अध्यापन के स्तर का सवाल है, इस संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने जो सुझाव दिए उसमें पहला सुझाव कि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 600 से अधिक नहीं होनी चाहिए और संबद्ध कॉलेजों में 1500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा सुझाव था कि परीक्षा के दिनों को छोड़कर वर्ष में कम से कम 180 दिन कार्य दिवस होने चाहिए। तीसरा सुझाव कि अध्यापक अपने भाषण को अति उत्तम तरीके से अति परिश्रम से तैयार करें। इसके लिए ट्यूटोरियल क्लासेस की भी व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ पुस्तकालय अध्ययन एवं लिखित कार्य पर भी जोर दिया जाए। अगला सुझाव अध्यापन के स्तर के संबंध में कि स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमिनार्स को प्रोत्साहन दिया जाए। अगला सुझाव कि किसी कक्षा के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें निश्चित न की जाएं।
अध्यापन का स्तर सुदृढ़ हो, इसके लिए छात्रों को पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं की व्यवस्था की जाए। इस संबंध में अगला सुझाव ये था कि छात्रों को 18 वर्ष की परिपक्व आयु हो जाने पर विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाए। अध्यापन का स्तर के संबंध में एक अन्य सुझाव ये था कि छात्रों को कम से कम 40, 55 और 70% अंकों पर क्रमशः तृतीय, द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी प्रदान की जाए। और अंतिम सुझाव था कि व्यवसाय में लगे हुए युवकों के लिए सांध्यकालीन कक्षाओं की व्यवस्था की जाए। जहाँ तक पाठ्यक्रम के संबंध में सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया, उसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिए, जिसमें पहला है कि औपचारिक शिक्षा, जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, के लिए पाठ्यक्रम आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा ही छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान और अनुभव कराया जा सकता है। दूसरा सुझाव था पाठ्यक्रम के संबंध में कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अंतर संबंध और एकता होनी चाहिए। तीसरा सुझाव, पाठ्यक्रम में व्यापकता और लचीलापन होना चाहिए, जिससे छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा विषयों का चयन करने का अवसर मिले। चौथा सुझाव, उपाधि कक्षाओं के पाठ्यक्रम में कुछ विषयों को स्थान उन्होंने देने की बात की, जिसमें संघीय भाषा, प्राच्य एवं आधुनिक भारतीय भाषा, अंग्रेजी और कला के विद्यार्थियों के लिए उन्होंने कहा 2 ग्रुप बना दिया, 2 समूह बना दिया, और उन्होंने कहा कि प्रत्येक समूह से कम एक विषय का चयन अनिवार्य है। प्रथम समूह में, जिसको हम भाषा शास्त्र कहते हैं, उसमें उन्होंने एक प्राच्य या आधुनिक भारतीय भाषा की बात की, दूसरा अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन, तीसरा इतिहास, चौथा गणित, पांचवा ललित कला। और द्वितीय समूह, जिसको हम सामाजिक अध्ययन कहते हैं, उसमें उन्होंने राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, रसायन शास्त्र, मानविकी, भूगोल और अर्थशास्त्र विषयों को सम्मिलित किया। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक विषय में, प्रत्येक ग्रुप में से, प्रत्येक समूह में से एक विषय का चयन विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार कर सकें। जहाँ तक विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का सवाल है, उनके लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उन्होंने कहा कि कम से कम 2 विषयों का चयन आवश्यक है। उसमें उन्होंने गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भौतिक और प्राणी शास्त्र विषय सम्मिलित किए। अगला जो सुझाव था स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के संबंध में था। इस संबंध में सुप्रसिद्ध विद्वान व्हाइटहेड के अनुसार प्रगतिशील समाज के लिए विद्वानों, आविष्कारकों और अन्वेषकों की आवश्यकता होती है, जिसको उत्पन्न करने का श्रेय विश्वविद्यालय को जाता है। अतः इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए आयोग ने लिखा कि विश्वविद्यालय ऐसे मनुष्यों को उत्पन्न करने के मुख्य साधन होते हैं जो प्रगतिशील क्रियाओं का प्रभावपूर्ण साधन में एकीकरण करते हैं। अतः विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्य के विकास के लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए। पहला कि स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में एक ब्रिटिश विषय को उच्च अध्ययन और अनुसंधान की विधियों का प्रशिक्षण सम्मिलित किया जाए। दूसरा, पीएचडी के विद्यार्थियों का अखिल भारतीय स्तर पर निर्वाचन किया जाए। तीसरा, पीएचडी की डिग्री कम से कम 2 वर्ष के शोध कार्य के बाद प्रदान की जाए। चौथा, पीएचडी एवं अन्य अनुसंधान कार्य के लिए विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। पांचवा, डीलिट एवं डीएससी की उपाधि प्रकाशित एवं उच्च स्तर के मौलिक शोध कार्य पर मिलनी चाहिए। जहाँ तक परीक्षा के संबंध में सुझाव का प्रश्न है, तो आयोग के अनुसार भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा का सबसे बड़ा दोष यह है कि अध्ययन परीक्षा के अधीन है, न कि परीक्षा अध्यापन के। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में अनेक दोष हैं और इन्हीं दोषों के निराकरण के लिए उन्होंने परीक्षा में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया और इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए। पहला सुझाव है परीक्षाओं का उद्देश्य शैक्षणिक होना चाहिए। दूसरा सुझाव है प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक पूर्णकालिक बोर्ड स्थापित किया जाए जिसमें 3 सदस्य हों। तीसरा सुझाव है कि विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के अध्यापकों को वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की नई योजना को बनाने में परामर्श प्रदान करना और पाठ्य संशोधन के लिए सामग्री देना। चौथा सुझाव है संबद्ध कॉलेजों के विद्यार्थियों का समय समय पर प्रगति परीक्षाओं के द्वारा परीक्षण करना। अगला सुझाव है कि कक्षा में विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रगति परीक्षाओं का एक सेट निर्मित की जाए। परीक्षा के संबंध में अगला सुझाव है कि 3 वर्षीय डिग्री कोर्स की परीक्षा 3 वर्ष के उपरांत न लेकर प्रत्येक वर्ष के अंत में एक पूर्ण इकाई के रूप में ली जाए और प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक किया जाए।
अगला सुझाव था परीक्षा के संबंध में कि जो ग्रेस मार्क्स होते हैं उसकी प्रथा को समाप्त कर दिया जाए, जिसको हम कहते हैं रियायती अंक, उसकी प्रथा को समाप्त किया जाए। अगला सुझाव परीक्षा के संबंध में था कि स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक कक्षाओं में वाइवा की परीक्षा यानी वाइवा परीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला सुझाव है कि केवल उन व्यक्तियों को परीक्षक नियुक्त किए जाएं जिन्हें उस विषय के अध्यापन कार्य में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो। और जो अंतिम सुझाव है कि प्रत्येक विषय के अंकों में 1/3 अंक कक्षा कार्य पर दिए जाएं। तो ये तो थे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा परीक्षा के संबंध में कुछ सुझाव। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के क्या सुझाव थे। आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा को स्पष्ट करते हुए कहा कि व्यावसायिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जो पुरुषों एवं स्त्रियों को व्यावसायिक भावनाओं के साथ परिश्रमपूर्ण एवं उत्तरदायी सेवा के लिए तैयार करती है। इसको ध्यान में रखते हुए आयोग ने कुछ सुझाव दिए, जिसमें कृषि शिक्षा से संबंधित जो सुझाव था उसमें यह था कि प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में कृषि शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। दूसरा था कि कृषि कॉलेज को यथासंभव ग्रामीण विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाए। तीसरा सुझाव था कि नवीन कृषि कॉलेजों को यथासंभव ग्रामीण विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाए, यानी कि जो पहले से कृषि कॉलेज थे वो तो संबद्ध होंगे ही, जो नया कृषि कॉलेज खोले जा रहे हैं तो उनको भी ग्रामीण विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाए। चौथा जो सुझाव था कि वर्तमान कृषि कॉलेजों को पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान कर अधिक साधन संपन्न बनाया जाए। पांचवा जो सुझाव था कि केंद्रीय एवं राज्य की सरकारों के द्वारा कृषि शिक्षा हेतु प्रयोगात्मक फार्म खोले जाएं। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत वाणिज्य शिक्षा के संबंध में आयोग के कुछ सुझाव थे। पहला सुझाव था कि वाणिज्य शिक्षा को प्राप्त करने वाले छात्रों को शिक्षा काल में ही 3 या 4 विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संस्थाओं, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि में व्यावहारिक कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाए। दूसरा जो सुझाव था वाणिज्य शिक्षा के संबंध में कि एमकॉम की डिग्री की शिक्षा पुस्तक प्रधान न होकर व्यावहारिक होनी चाहिए। तीसरा सुझाव था कि विद्यार्थियों को किसी विशेष शाखा में विशेषज्ञ बनाने का परामर्श दिया जाए। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत टीचिंग प्रोफेशन में भी आयोग ने सुझाव दिए, यानी कि जिसको हम कहते हैं शिक्षण व्यवसाय। इस संबंध में आयोग के जो सुझाव थे वह पहला सुझाव था कि प्रशिक्षण विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए। उनमें पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा विद्यालयों में अध्ययन अभ्यास को अधिक महत्व प्रदान किया जाए, जिसको हम इंटर्नशिप के नाम से जानते हैं। दूसरा कि छात्राध्यापकों के कार्य मूल्यांकन करने में उनके शिक्षण की सफलता पर विशेष ध्यान दिया जाए। तीसरा सुझाव था कि प्रशिक्षण विद्यालयों में अधिकांशतः छात्राध्यापक वे हों जो स्कूलों के अध्यापन का पर्याप्त अनुभव कर चुके हों। चौथा सुझाव था कि शिक्षण सिद्धांत का पाठ्यक्रम लचीला एवं स्थानीय वातावरण के अनुरूप हो। पांचवा जो सुधार था कि एमए में प्रवेश करने के लिए उन व्यक्तियों को अनुमति दी जाए या उन छात्रों को अनुमति दी जाए जिन्हें कुछ वर्षों के शिक्षण का अनुभव प्राप्त हो। आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत प्राविधिक एवं इंजीनियरिंग शिक्षा पर भी अपनी रिपोर्ट दी, अपने सुझाव दिए। पहला कि फोरमैन, ड्राफ्ट्समैन और ओवरसियरों को शिक्षा प्रदान करने वाले इंजीनियरिंग स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जाए। दूसरा, देश के विभिन्न उद्योगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक एवं इंजीनियरिंग की संस्थाओं में पाठ्यक्रमों में विस्तार किया जाए। तीसरा सुझाव था प्राविधिक एवं इंजीनियरिंग शिक्षा के संदर्भ में कि उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राविधिक संस्थाओं का शीघ्र से शीघ्र निर्माण किया जाए। चौथा सुझाव था कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कारखानों में कार्य करके व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाए। पांचवा सुझाव के अनुसंधान कार्य की सुव्यवस्था की जाए। छठवां सुझाव था कि इंजीनियरिंग के प्रचलित पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए। सातवां सुझाव था कि प्राविधिक एवं इंजीनियरिंग शिक्षा में स्नातकोत्तर शिक्षण आरंभ किया जाए। आठवां सुझाव था कि प्राविधिक एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों को सरकारी विभागों के अधीन रखकर विश्वविद्यालयों से संबद्ध किया जाए। तो ये तो थे राधाकृष्णन आयोग द्वारा प्राविधिक एवं इंजीनियरिंग शिक्षा के संबंध में उनके कुछ सुझाव। अगला जो उन्होंने सुझाव दिया वो कानूनी शिक्षा के संबंध में था। कानूनी शिक्षा के संबंध में उनके जो सुझाव थे उसमें पहला था कि कानून की शिक्षा में एकरूपता की कमी है, अतः कानून कॉलेजों का पुनर्संगठन किया जाए। दूसरा कि कानून के पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष के बजाय 3 वर्ष कर दी जाए।
तीसरा सुझाव कि कानून के विद्यार्थियों को अपने अपने अध्ययन काल में स्नातकोत्तर कोर्स लेने की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में प्रदान की जाए। चौथा जो सुझाव था कि अन्य कक्षाओं के समान कानून की कक्षाएं भी दिन में ही लगनी चाहिए और इसमें जो शिक्षक हों वो पूर्णकालिक और अंशकालिक हो सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा के संदर्भ में भी आयोग ने अपने सुझाव दिए, जिसमें पहला है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में 100 से अधिक छात्रों को प्रवेश न दिया जाए, यानी कि मेडिकल कोर्स करने वाले छात्रों की बात हो रही है। दूसरा कि कॉलेज में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक छात्र के लिए 10 रोगी हों। तीसरा कि व्यवसाय में पूर्ण स्नातकों के लिए किसी चिकित्सालय में 1 वर्ष या 15 महीने व्यावहारिक कार्य अनिवार्य कर दिया जाए, जिसमें कम से कम 1.5 माह से 3 माह किसी ग्रामीण चिकित्सालय पे हों। चौथा सुझाव कि स्नातकोत्तर एवं कक्षाओं के छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। पांचवा सुझाव कि देशी चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान कार्य करने के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जाए। तो ये तो थे व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में राधाकृष्णन आयोग के कुछ सुझाव। अब हम बात कर लेते हैं कि शिक्षा का माध्यम क्या हो। इस संबंध में राधाकृष्णन आयोग ने अपने क्या सुझाव दिए। शिक्षा के माध्यम के संबंध में राधाकृष्णन आयोग के जो सुझाव थे उसमें पहला था कि हिंदी भाषा का संघीय भाषा के रूप में विकास किया जाए और देश के सभी भागों में उसे उच्च माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर अनिवार्य विषय बना दिया जाए। दूसरा सुझाव था कि उच्च शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा रीजनल लैंग्वेज हो, किंतु राष्ट्रभाषा अर्थात हिंदी को 1 या अधिक विषयों की शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। तीसरा सुझाव शिक्षा के माध्यम के संबंध में था कि राज्य सरकारें उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की समस्त कक्षाओं में संघीय भाषा की क्रिया का प्रबंध करें। चौथा सुझाव कि वाह्य विश्व एवं नवीन ज्ञान के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए विद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के माध्यम से अध्ययन यथावत चलता रहे, यानी कि जैसे पूर्व में चलता रहा है। अगला सुझाव था कि उच्च माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्र को कम से कम 3 भाषाओं का अध्ययन कराया जाए। नंबर 1 है क्षेत्रीय भाषा, नंबर 2 है राष्ट्रभाषा और नंबर 3 है अंग्रेजी भाषा। तो ये तो यह है शिक्षा के माध्यम के संबंध में राधाकृष्णन आयोग के सुझाव। अब हम बात कर लेते हैं धार्मिक शिक्षा के संबंध में। जहाँ तक धार्मिक शिक्षा के संबंध की बात है, धार्मिक शिक्षा के संबंध में सुझाव देने की बात है, तो इस संबंध में आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि यदि हम उसी प्रकार केवल व्यावसायिक औद्योगिक शिक्षा पर बल देकर आत्मा का हनन करते गए तो अपने समाज में आसुरिक हलचल के द्वारा केवल राक्षस राज्य लाने में समर्थ होंगे। इस भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आयोग ने कुछ सुझाव दिए धार्मिक शिक्षा के संबंध में। पहला उन्होंने कहा कि समस्त शिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक दिन शिक्षण कार्य प्रारंभ होने के पूर्व सभी शिक्षक एवं विद्यार्थी कुछ मिनट के लिए मौन साइलेंट मेडिटेशन करें, मौन चिंतन करें। दूसरा, डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में छात्रों को विश्व के महान धार्मिक नेताओं की जीवनियाँ पढ़ाई जाएं, जिसमें बुद्ध, ईसा मसीह, सुकरात, मोहम्मद साहब, नानक, कबीर, रामानुज, गांधी इत्यादि के नाम उन्होंने लिए। तीसरा जो सुझाव था कि डिग्री कोर्स के द्वितीय वर्ष में संसार की प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तकों के वे भाग पढ़ाए जाए जो सभी धर्मों में समान हो। अगला सुझाव दिया कि डिग्री कोर्स के तृतीय वर्ष में धर्म दर्शन की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन विद्यार्थियों को कराया जाए। अब हम चर्चा कर लेते हैं स्त्री शिक्षा के संबंध में आयोग के क्या सुझाव थे या क्या संस्तुतियां थी। आयोग ने स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष बल दिया, उसको महत्व प्रदान करते हुए कहा कि स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे सुमाता और सुगृहिणी बन सकें। दूसरा सुझाव था कि शिक्षा प्राप्त करने में स्त्रियां पुरुषों का अनुकरण न करके स्त्रियोचित शिक्षा प्राप्त करें। तीसरा सुझाव था कि स्त्रियों की शिक्षा सुविधाओं में विस्तार किया जाए। चौथा सुझाव था कि शिक्षा व्यय को कम करने के लिए उपाधि स्तर पर शिक्षा स्वशिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। पांचवा सुझाव था कि शिक्षा संस्थाओं का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि स्त्रियां सामान्य समाज में अपना सामान्य स्थान ग्रहण कर सकें। छठा सुझाव था कि होम मैनेजमेंट और होम इकोनॉमिक्स की शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्त्रियों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विश्वविद्यालय के संबंध में भी आयोग ने अपने कुछ सुझाव दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे सावासपूर्ण स्नातक कॉलेज स्थापित किए जाएं। सावासपूर्ण स्नातक कॉलेज का मतलब हुआ कि वो कॉलेज जहाँ पे विद्यार्थियों को रहने की भी व्यवस्था हो और साथ साथ पढ़ाई भी हो, तो उनको स्थापित किया जाए और इसके केंद्र में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए।
दूसरा सुझाव ग्रामीण विश्वविद्यालय के संबंध में था कि प्रत्येक कॉलेज में छात्रों की संख्या 300 हो और सभी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के छात्रों की संख्या 25,000 से अधिक नहीं हो। तीसरा सुझाव उनका ये था कि छात्र अपने समय का आधा भाग अध्ययन और आधा भाग प्रयोगात्मक कार्य में लगाएं। चौथा सुझाव कॉलेजों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, क्रीड़ा क्षेत्र और व्यायामशाला की व्यवस्था हो। पांचवा सुझाव ग्रामीण विश्वविद्यालय के संबंध में था कि पूर्व स्नातकीय शिक्षा काल में ही छात्रों को उनकी रुचि की विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाए। छठा सुझाव था कि ग्रामीण विद्यालयों में अनुसंधान का प्रबंध किया जाए। और सातवां सुझाव था कि ग्रामीण शिक्षा का उचित विकास करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। तो ये तो थे ग्रामीण विश्वविद्यालय के संबंध में राधाकृष्णन आयोग के सुझाव। अब हम बात करते हैं छात्र कल्याण कार्य, स्टूडेंट वेलफेयर एक्टिविटीज़, जिसके संबंध में आयोग ने कुछ सुझाव दिए। आयोग का ये कहना था कि समस्त योग्य छात्रों को समान रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा को प्राप्त करने की सुविधा दी जाए। दूसरा सुझाव था कि प्रवेश के समय और इसके बाद वर्ष में एक बार प्रत्येक छात्र को निःशुल्क स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाए। तीसरा था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्रों की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की जाए, जो आज लगभग हर विश्वविद्यालय में देखने को मिलता भी है। चौथा सुझाव था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की नियुक्ति की जाए। पांचवा सुझाव कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार समिति का विकास किया जाए। छठा सुझाव कि छात्रों के उत्तम प्रशासन में रुचि पैदा की जाए और प्रॉक्टोरियल प्रणाली का विकास किया जाए। अगला सुझाव था कि विश्वविद्यालय में छात्रावासों की समुचित व्यवस्था की जाए और एक छात्रावास में 50 से अधिक विद्यार्थी न रखे जाएं। अगला सुझाव था कि समस्त शिक्षा संस्थाओं में एनसीसी का संगठन किया जाए। नौवां सुझाव था कि विद्यार्थियों के लिए खेलकूद, मनोरंजन क्रियाओं एवं अन्य गतिविधियों की व्यवस्था की जाए। और अंतिम सुझाव था कि मध्याह्न के समय उचित मूल्य पर छात्रों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाए। ये तो रहे राधाकृष्णन आयोग द्वारा शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ उनके सुझाव या संस्तुतियाँ। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, सुझाव और सिफारिशों पर अगर हम दृष्टिपात करें, विहंगम दृष्टिपात करें, तो यह के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में अब तक विश्वविद्यालय शिक्षा का परीक्षण करने और उसके स्तर में वृद्धि करने के संबंध में जितने भी समितियां नियुक्त की गईं या आयोग नियुक्त किए गए या उनकी सिफारिशें आईं, उनको क्रियान्वित कर दिया जाए तो विश्वविद्यालय हमारे राष्ट्र की अमूल्य निधि हो जाएंगे, यह कहा जा सकता है। आयोग की सिफारिशों की प्रशंसा करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि आयोग ने हमारी विश्वविद्यालय शिक्षा की प्राप्तियों पर अत्यधिक गंभीरतापूर्वक विचार करके अत्यंत महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की है और साथ ही अति महत्वपूर्ण मूल्यवान सुझाव एवं सिफारिशें भी की हैं। धन्यवाद।